Hello and welcome to the excelNsee IAS. Myself, Mayur Sat. This is the complete Indian Polity by M Laxmikanth in the 75 hours series. Yesterday, we have seen that East India Company, which is merely a trading enterprise, किस तरह से ये इंडिया में आती है after getting the Diwani rights, how it started to rise as a territorial power. And the mismanagement led to the introductions of the reforms in the administrative structure of East India Company. Through the various pieces of legislation from the 1773 से लेके 1853 तक एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होता है एंड इंडियंस का पार्टिसिपेशन काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था. कुछ एफर्ट्स लिए गए इंडियन सिविल सर्विस को रिफॉर्म्स करने का. तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में 1858 ऑनवर्ड्स के डेवलपमेंट को देखेंगे. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. 1858 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना था, 1861 से लेके दैट इज 1909 तक दिस वाज द पीरियड ऑफ एसोसिएशन. हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो इंडिया में एक पेट्रियोटिज्म ऑलरेडी था, बट आफ्टर द 1885 द नेशनलिज्म का दौर शुरू होता है. इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद इंडियंस ना डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स और एक नेशनल मूवमेंट, एक ग्रेटर मास पार्टिसिपेशन की ओर मूव होगा एंड साइमल्टेनियसली इट स्टार्टेड बिल्डिंग पावर्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड ग्रेजुअली इंडियन नेशनल मूवमेंट एक हिस्टोरिकल फेज में इंट्रोड्यूस होता है. साइमल्टेनियसली दैट स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं और किस तरह से थ्रू द डिफरेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन इंडियंस का पार्टिसिपेशन पहले लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में दिया जाता है, देन फिर हम लोग आगे के डेवलपमेंट्स को देखेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर द टुडेज क्लास. दोस्तों, in the previous class that we have studied about 1853, that इसमें it doesn't provide for renewal of the trading rights. Okay, it means at any point of the time the trading rights to the East India Company can be abolished and the administrative control over the East India Company is transferred to the British government or the British Crown. ऐसा ही कुछ हुआ. that it was 1857, that is first war of independence. सिपाही विद्रोह हुआ और after the सिपाही विद्रोह that it was realized now the support of the Indians is necessary to continue the British rule in India. So उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसके फेल्योर के चलते सिपाही विद्रोह हुआ था और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए जो नेक्स्ट एक्ट लाया गया, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया. इस एक्ट में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए. इस एक्ट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरह नहीं देखते हैं. इस एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी और इसके बाद एक पीरियड शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड द क्राउन पीरियड. ओके, दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय द ब्रिटिश क्राउन. नाउ इस एक्ट में क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए, लेट अस सी. फर्स्ट थिंग दैट इट चेंज्ड द डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड इन दिस वे the last governor general became the first viceroy. So who was the last governor general? It was the Lord Canning. So Lord Canning became the first viceroy of India. The viceroy is the direct representative of the British crown. तो क्राउन का जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था वो वाइसरॉय होते थे. वाइसरॉय एक प्रेस्टिजियस पोस्ट था, तो इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं था, but in terms of prestige we can say that there is a more prestigious post that is called the Viceroy of India. So Governor of India का designation चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया.
Second, it ended the system of the double government. ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था? We see that Pitt's India Act 1784. हमने क्या देखा था? That for the management of the company, दो body बनाया गया, that is called Board of Control and Court of Directors. Board of Control will look after the political affairs and Court of Directors will look after the commercial functions. इस सिस्टम को बोला जाता था डबल गवर्नमेंट. इस डबल गवर्नमेंट सिस्टम को थ्रू दिस एक्ट ऑफ 1858 इट हैज बीन एबॉलिश्ड और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया. ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट इज थर्ड पॉइंट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट हु बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट and who is directly responsible to the British Parliament. ठीक है, Secretary of State who has the sole authority for Indian administration. Secretary of State is assisted by a council that is called SOS Council, that is 15-member council. इसको SOS Council बोला जाता था. ठीक है, so what are the important points about this Act for Good Government of India that you can call it 1858 Act? Number one, that it changed the designation of the Governor General of India to Viceroy of India. That Viceroy is the direct representative of Crown. Second, for administration, Secretary of State and Secretary of State who is a member of the British Cabinet. Third, the Secretary of State is assisted by a council that is called SOS Council. This SOS Council is a 15-member body. So 15-member body is advisory in the nature. Then the system of the double government, that is Board of Control and Court of the Director, इस system को abolish कर दिया गया. East India Company, it is now abolished and all the territories, the power, the functions and everything to the East India Company, now it belongs to the British Crown. ठीक है, these are the four and important 2-3 points about the 1858 Act. दोस्तों, that during the Sepoy Mutiny, that is first war of independence, ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि इंडियंस के ऊपर में कंट्रोल या इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इट इज नाउ इम्पॉसिबल. एंड जो भी लॉयलिस्ट क्लास था, जैसे जो जमींदार थे, जागीरदार थे, दैट लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू इस क्लास को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया गया था. एंड दे फाउंड दैट कि दीज क्लास ऑफ द पीपल दे आर वेरी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दिस क्राइसिस आवर. जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था उसमें जमींदार्स को इस तरह से लॉर्ड कैनिंग ने डिफाइन किया गया था, दे आर लाइक द ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म में ब्रेक वाटर्स की तरह काम किए थे. सो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स नाउ डिसाइडेड दैट लेट अस एसोसिएट द इंडियन पीपल इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. सो द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन नाउ स्टार्टेड और इसमें काउंसिल्स एक्ट बेसिकली आते हैं. एंड सो लेट अस सी द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन. सो दैट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन, दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861. ये द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है. दैट इंडियन काउंसिल एक्ट इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ओके, दैट वी विल सी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दैट उसमें फर्स्ट टाइम द इंडियंस का नॉमिनेशन होता है. सेकेंड, दैट इट इज द बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया, कि किस तरह से बॉम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसी को भी द लॉ मेकिंग का पावर रीस्टोर किया गया. ओके, थर्ड, Indian Councils Act 1861, it is the beginning of the portfolio system. Number 4, Indian Councils Act, it is the beginning of, or you can call, the introduction of ordinance making power given to the Viceroy. So ये 4 important point है. So let us see. ये structure आप याद रखेंगे. That is जो पहले गवर्नर जनरल थे, now he is the Viceroy. And 1862 में who is the Viceroy? That Lord Canning is the Viceroy. ठीक है. So Lord Canning, that is a Viceroy, has a council और उस council के 2 पार्ट हैं, एक legislative council
और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इंडियंस के एसोसिएशन की बात हो रही है, तो बताओ एग्जीक्यूटिव में पहले पार्टिसिपेशन दिया जाएगा कि लेजिस्लेटिव में? तुरंत ब्यूरोक्रेसी में दे दिया जाएगा कि पहले मेंबर बनो आप पार्लियामेंट का? ऑफ कोर्स द लेजिस्लेटिव में पहले पार्टिसिपेशन दिया जाता है। अब लेजिस्लेटिव में भी पहले नॉन ऑफिशियल्स में दिया जाएगा, फिर ऑफिशियल मेजॉरिटी दी जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और जो है वाइसराय का, इसी को क्या बोलते थे? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें इंडियंस को फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन और रिप्रेजेंटेशन दिया गया थ्रू नॉमिनेशंस। तो 1862 वाइसराय ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। कौन 3 इंडियंस थे? इसको बीएसपी से आप याद रखना। राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड राजा ऑफ पटियाला। तो ये 3 आदमी थे, 3 इंडियंस थे जिनका फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिला। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? दैट 1833 में जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बनाया गया था, तब सारे लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर किसको दे दिया गया था? ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ओके। और जितने भी लाइक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी, उनको इन पावर से डिप्राइव कर दिया गया था कि मतलब वहां के गवर्नर लॉ नहीं बना सकते थे। 1861 में क्या किया गया कि डिवॉल्व किया गया इस पावर को कि बॉम्बे का जो गवर्नर है वो भी लॉ बना सकता है, मैड्रास का गवर्नर है वो भी लॉ बना सकता है। तो ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था, नाउ इट गेट रिवर्स्ड एंड नाउ इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कल्मिनेटेड इनटू द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जब अपने जो प्रोविंसेस कंप्लीट ऑटोनोमस यूनिट की तरह वर्क करेंगे। एंड दिस सिस्टम कब आया था? 1937 में। ये हालांकि 39 में ये सिस्टम खत्म हो गया था, बट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज अटेन्ड इन 1937। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वाइसराय। Okay, the viceroy is the most powerful. The viceroy will decide the rules and regulation for the more convenient transaction of business of the legislative council. जो भी legislative council है वो किस तरह से फंक्शन करेगी, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन कौन डिसाइड करेंगे? ना वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है। और सेकेंड थिंग, नया नया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहाँ कहाँ बनाया गया था? 1 इट इज इन द बंगाल, सेकेंड 1 इन द NWFP, थर्ड इन द पंजाब। So Bengal, NWFP and पंजाब में legislative councils बनाए गए थे। And how the legislative council will function, rule regulations will be decided and framed by the Viceroy of India. Additionally, दो और important facts है। One is the portfolio system and next one is the ordinance making power of the Viceroy. What is this portfolio system? Basically, portfolio system, it was introduced by Lord Canning during the 1959. So 62 में भी लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे, दैट इज व्हाई इंट्रोड्यूस्ड इट। पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली मिनिस्ट्री सिस्टम था, जो आज का डिपार्टमेंटल सिस्टम है। वाइसराय काउंसिल्स में से जो मेंबर्स थे उनको या तो 1 या मोर देन 1 डिपार्टमेंट को देखना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम। एंड अबाउट दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, द ऑर्डिनेंस क्या होता है? यू नो दैट द पार्लियामेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू मेक द लॉ. So this is the primary functions of the parliament. Law making is the prerogative of the parliament. But sometime when the parliament is not functional, or you can call it is in recess, it is in not session, तब क्या होता है? That constitutions enable the president to do the promulgation of ordinances to meet that emergency situation. So temporary law है तुम्हारा ordinance making power. ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जब ऑर्डिनेंस रूट फॉलो किया जाता है, देन इट कैन कॉल दैट वी आर सिंपली बाईपासिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। सो ये जो प्रोसेस है ऑर्डिनेंस का, ये व्हेन इट इज बीन स्टार्टेड 1861, व्हेन दैट वाइसराय इज गिवन दिस पावर टू प्रोमलगेट ऑन इशू ऑर्डिनेंस। क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय वाइसराय तो सबसे सेंट्रल पोस्ट पे थे। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स समटाइम्स दे ब्रिंग द लेजिस्लेशन, जो वाइसराय के इंटरेस्ट पर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता था, तो उनके ओवरराइडिंग पावर के लिए उनको वाइसराय को ये प्रोविजन दिया गया था कि दे कैन इशू ऑर्डिनेंस
supersede the legislations, override the legislations, or during the case of emergency. So these are the 4-5 points about the Indian Councils Act 1861. You remember beginning of the representative institutions. Second, the you can say process of decentralization, provincial autonomy. Third, portfolio system was introduced. Fourth, the ordinance making power was given to the Viceroy of India. And last, that rules and regulation for convenient transaction of the business of the Legislative Council, ये भी किसको दिया गया? Viceroy of India को दिया गया. Hopefully, you are getting that Indian Councils Act is important piece of legislation. Okay. So now, friends, let us see the two more important piece of legislation, that is Indian Councils Act 1892 and Indian Councils Act 1909, that is also known as Morley-Minto reforms. So सबसे पहले Indian Councils Act 1892 की बात करते हैं. 1861 पे क्या हुआ? It is the beginning of representative institutions. Legislative Councils of Viceroy में BSP, that is first time Indians का representation मिला. अब बंगाल, पंजाब, NWFP में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाया गया. तो इस तरह से लेजिस्लेटिव फंक्शंस इंक्रीज करते चला गया. और हमारे पास अब दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे. सेंटर पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और दैट इज कॉल्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब प्रोविंसेस भी है तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी साथ साथ में चलेगा. तो ऑफ कोर्स द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, that is non-official members in the central and the provincial legislative council. Policy of association का पार्ट है, तो इंडियंस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा. तो मैंने क्या बताया, पहले नॉन ऑफिशियल्स को दिया जाएगा, फिर ऑफिशियल्स में आएंगे. तो नॉन ऑफिशियल्स मेजॉरिटी, नॉन ऑफिशियल्स का मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह बढ़ाया गया. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, दैट इज वाई that it increased the functions of the legislative councils and कुछ powers दिए गए. What are the powers in 92 में? That they can discuss the budget. Okay, they can discuss the budget. This is the power given to this. Now it also provided the element of elections. हालांकि elections term mention नहीं किया गया था, but what was that? कि एक सिस्टम है, that procedure, that is nomination on the recommendations. ये term यूज किया गया था. ठीक है, the process was described क्या है कि nominations made on the recommendations of certain body. The word elections, it was not used in this act, but element of elections था. कैसे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहां पर वाइसराय कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे. किसके रिकमेंडेशन से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन से. उसी तरह से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होगा वहां पर गवर्नर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी और ट्रेड एसोसिएशन. कुछ ऐसा समझो, वाइसराय है तो किससे रिकमेंडेशन होगा? तो प्रोविंसेस से और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से. गवर्नर है, किसके रिकमेंडेशन से? उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स प्लस यूनिवर्सिटी प्लस जो भी ट्रेड यूनियंस होंगे, म्युनिसिपैलिटीज होंगे, उनके रिकमेंडेशन से पीएलसी में नॉमिनेट करेंगे. सो एक तरह से लेजिस्लेटिव ऑर्गन को एक्सपेंड करने के लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 था. ठीक है, दैट फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कुछ पावर दिए गए थे. दे कैन डिस्कस द बजट नाउ. अबाउट द 1892, what are the points you should keep in mind? Number 1, it expanded the legislative organ. Number 2, the financial aspect. अब इन एस्पेक्ट को भी ऐड करना है, that budget can be discussed. Number 3, that element of elections. हालांकि elections word is not used, but that is given in terms of nominations. ठीक है, it is first time used in 1892 Act. ठीक है. Now let's move and understand the Indian Councils Act 1909, and it is very important. So now let's understand the Indian Councils Act 1909. This is also known as Morley-Minto reforms. Morley-Minto reforms. The Morley, that he was the Secretary of State, और Minto क्या थे? Viceroy of India. Important features क्या है? That structure क्या है? It is a part of Indian Councils Act. So legislative organs को improve किया जाएगा. So what is the structure? Viceroy, Legislative Council, Executive Councils. Legislative Council अभी तक expand होते आ रहा है.
इस एक्ट में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया होगा. हाउ? द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो नंबर है दैट इट वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60, 16 से 60 कर दिया गया. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 to 60. देन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका भी नंबर इंक्रीज किया गया बट इट वाज नॉट यूनिफॉर्म. नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में फर्स्ट टाइम इंडियन का इंट्रोडक्शन हुआ एंड इट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा who become the law member and he become the first time the member of the executive councils. ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द एलिमेंट ऑफ बाइकैमरलिज्म, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर मूव कर रहे हैं कि जो डेलिबरेटिव बॉडी होना चाहिए उसके फंक्शंस को ऐड किए गए. हाउ द डेलिबरेटिव बॉडी? दैट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल कैन दे आस्क द क्वेश्चंस, they move the supplementary questions, they ask questions on the budget. इस तरह से ज़्यादा डिबेट they can do and deliberative functions को improve किया गया. Okay, most important aspect of this act is the element of the communalism. What is this element of communalism? That this parliamentary reform, they first time introduced separate electorate for the Muslim community, and in this way it legalized the communalism in India. Lord Minto, that was called the father of the communal electorate. Let us understand why in this act this communalism becomes legalized. क्यों इसको legalize किया गया? That 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया. Okay, then after that this 1905 partition of Bengal तक it was dominated by the moderate. अब उसके बाद क्या था? That till 1919 this period is called that extremist phase. कुछ period the revolutionary period भी थे, and 1919 से लेकर 1947 this is called Gandhian phase of Indian national movement. So this extremist phase their passive resistance इसको follow करते थे. Simultaneously 1906 Muslim League was there. Initially, the Muslim League was dominated by some radical elements like Sayyid Ahmad Khan, Nawab Waliullah of the Dhaka. So, इस तरह से British also found that in order to rule, they have to resort the divide and rule policy. Divide and rule policy के लिए this element of जो communal card था उसको उन्होंने खेलना शुरू किया. So, that 1909 में that separate electorate provide किया गया मुस्लिम community के लिए. ठीक है. सो ये इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट. क्या क्या इंपॉर्टेंट थे? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इसको बोला गया. लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में इंक्रीज किया गया. एग्जीक्यूटिव में पहली बार इसमें इंडियंस को शामिल किया गया. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड ही इंट्रोड्यूस्ड एज ए लॉ मेंबर. सेकंड, द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स इट हैज बीन इंक्रीज. अब वो बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते थे एंड उसके बाद रेजोल्यूशंस, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे. And most important, it introduced the communalism and through provided a separate electorate for the Muslim community in India. Okay. So let's conclude the today's class. We have seen that after the 1858, that is the Sepoy Mutiny, that is referred to as the first war of independence. However, it is debatable. Okay, but accepted fact that we are considering it as a first war of independence. क्योंकि पहली बार एक organized क्लास दैट ऑफ इंडियंस, ब्रिटिशर्स जो एक इनविंसिबल पावर, वेंक्विस्ड पावर के अगेंस्ट में काम किए थे, बट कुछ लिमिटेशंस थे. दैट इज व्हाई इट वाज नॉट ए सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बट 1858 ब्रॉट ए स्ट्रक्चरल चेंजेस to the administrative structure of the government of India. Entire policies of the British government now brought into a historical shift that started association of the Indians that in order to rule in India. But exactly associations that 1892 तक कुछ effective associations नहीं हो पाया था. 1861 में हालांकि that in legislative organs that is called viceroy executive councils में BSP का nominations हुआ था. ये याद रखिएगा, this is an important fact. Okay, कि legislative expansion में सबसे पहले किसको मिला? राजा बनारस, सर दिनकर राव and the पटियाला. But it is 1909 that only that in the executive arms, that is Satyendra Prasad Sinha,
who got represented, nominated and he became a law member. So एग्जीक्यूटिव सबसे पहले कब मिला? 1909 में, बट लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन थ्रू नॉमिनेशन सबसे पहले कब मिला? 1861 में. This is also the beginning of phase of the communal politics in India, and that Lord Minto, who is regarded the father of the communal electorates in India. एक दोस्तों याद रखिएगा that Indian national movement में दो phases simultaneously चलता है. This the communal politics which led into the partitions, and the rise of nationalism after the formations of Indian National Congress, that it gave rise to the freedom. ठीक है? So nationalism gave rise to freedom, and communal politics, that is communalism, gave rise to the partition. तो इस तरह से चीजें डेवलप होती हैं. So in the later course of the time, that how the Indian politics is driven by the various political forces, various dynamics in the Indian context, then how Indians किस तरह से डाल और पात की पॉलिटिक्स में काम करेंगे when that महात्मा गांधी entered into the Indian national movement. एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, that is movement equal to mass equal to M. इसको जस्टिफाई किया जाएगा, that is महात्मा गांधी of Indians got independence in 1947. So let's conclude the today's class. Hopefully along with these lectures you must read the textbook, और चीजों को आप एक नोटबुक में कुछ ब्रीफ बनाते जाएं. Okay, so stay safe, stay healthy, keep reading, and also keep visiting the lectures rigorously and regularly. So take care, goodbye, have a nice day.